वक्त वीना मलिक 8,800 फीट की बुलंदी पर हैं। First we had to climb up, now we have to climb down on. This is very very slippery. मैं खड़ी हूँ इस वक्त हुंजा और नगर के बॉर्डर पे। दो रियासतों का बॉर्डर और दो रियासतें भी दो सगे भाइयों की। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, बीच में हम मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। क्या बात है, so beautiful. Hang on and look at this beautiful village, Pisan. और ये जो पहाड़ आपको बड़े करीब करीब नजर आ रहे हैं ना, ये इतने करीब है नहीं। यहाँ पर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो भी जीप पे। हमारी ज़बान में ओशो थांग का मानी है शाही मेहमान खाना। शाही मेहमान जी। What a lovely morning as usual, and I'm in Nagar. I am going to explore the beautiful Nagar today. Hello! इतने प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग, it looks like मेरे इस्तकबाल के लिए आए हैं। हाँ? पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, बीच में हम पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, बीच में हम मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। क्या बात है, so beautiful. नाम क्या है आपका? मिसाल फातिमा। मिसाल फातिमा। और आपका क्या नाम है? हाँ? वसीउल्ला। और आपका? नूरुल्ला। और ये फूल मेरे लिए। अच्छा, तो आप लोगों ने लगता है बहुत मेहनत से बनाया है ये फूल। आप क्या लाए हैं मेरे लिए? आई गेस दिस कैप। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हर सुबह ही एक नए सरप्राइज के साथ होती है, और आज का सरप्राइज तो वाज लाइक took my breath away. इतने खूबसूरत बच्चों ने खूबसूरत फूलों का तोहफा दिया मुझे। This place again is something very very adventurous, very very exciting. हुंजा के बाद आज मैं नगर को एक्सप्लोर करूंगी, और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ हिस्टोरिकली ये बहुत ही दिलचस्प मकाम है। मैं खड़ी हूँ इस वक्त हुंजा और नगर के बॉर्डर पे। दो रियासतों का बॉर्डर और दो रियासतें भी दो सगे भाइयों की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा शदीद दुश्मनी थी। लेकिन दुश्मनी का एंड क्या हुआ, बड़ी जल्दी जल्दी स्टोरी रैप अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। तो उस दुश्मनी का एंड हुआ डिप्लोमेसी पे। एक भाई ने दूसरे भाई को अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई के बेटे के लिए दे दिया। तो इस तरह से दुश्मनी का इख्तिताम हो गया, एंड दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। सो इस ब्यूटीफुल एरिया को आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। इसकी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा, इट हैज़ सो मच ऑफ वैल्यू, और बहुत ही ज़्यादा जो है लोग इसको देखने आते हैं दुनिया भर से। सो I was really looking forward to it, and now I'm going to start my journey. Come with me. नगर की ओल्ड सेटलमेंट से अभी हम एंटर हो रहे हैं एक पैलेस में। पैलेस कहेंगे ना? जी जी बिल्कुल। प्रिंसेस ज़ेबुन निसा का ये पैलेस है, जिसने तकरीबन 800-900 साल पहले इस पूरे के पूरे इलाके को आबाद किया था। मतलब लुक एट द वाइब हियर, कितनी खूबसूरत और मेस्मराइजिंग जगह है, आई मस्ट से। बिल्कुल, ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा किला होता था, इससे भी बहुत बड़ा। इसके 6 दरवाजे थे। अच्छा। तो डिफेंस के हवाले से वक्त और ये बहुत ही मशहूर नगर का किलों में शुमार होता था। तो रॉयल फैमिली नगर के कुछ ख़ानदान इसमें रहते थे। तो आज भी ये कुछ इनके ख़ानदान यहाँ रहते हैं, आप उनसे मिलिए। May I come? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजा हिसामुद्दीन है और इनकी बेटी है प्रिंसेस बीना, और ये दोनों माय ऑनर। तो आज भी ये बड़ा ही खुशाइन बात है कि आज भी ये यहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से ये किला अब भी
ये जिंदा बात है। जब हम इस पैलेस को देख रहे थे तो मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग बात थी जी 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 कि आप लोग अभी यू स्टिल चोज टू लिव हियर। जी 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 अभी भी जी डेडिकेशन है अपने roots बस के साथ। रखा है। हमें भी पहले गाइड था, इनको पता है, किसी वजह से मैंने दिमाग में था कि इसको रखा मैंने अभी तक। बाकी सारे जगहों में मस्मार किया है लोगों ने, ख़राब किया है, मैंने इसी को इसी तरह रखा है। तो 2 साल से टॉयलेट्स के लिए मैंने ओपन किया हूँ। तो ओनली यू एंड योर डॉटर, सिर्फ आप और आपकी? ये अम्मी भी है। 4 मेंबर्स हैं फैमिली में। अच्छा, जी। you, your mom, Mom and my brother. oh your brother too. Okay. तो आप 4 लोग हैं। 4 यहाँ चार। पे। So क्या फिर हम विजिट करें? क्या यहाँ बिस्मिल्लाह कर Please. सकते हैं। ये हमारी दादा राजा सिकंदर है। ये मेरे वालिद साहब हैं, चिलास में राजा थे। तो फिर वहाँ से इन्होंने डायरेक्ट वहाँ से इनकलाब जब आएगा गिलगित में तो बाबर साहब You resemble so much यहाँ to your dad. इन्होंने गिलगित में इनकलाब लाए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। तो अपने आज़ादी उस वक़्त वहाँ से मंगा के फिर ब्राउन ने, अंग्रेज़ों ने इन्होंने मंगा के यहाँ गिलगित में फर्स्ट सुबेदार मेजर गिलगित स्कोर बनाया गया। 500 नफरी उसको दे दिया गया और वो ये गिलगित को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये भाई आगे या हिंदुस्तान के साथ लड़ाई में ये मामू ग्रुप कैप्टन शाह खान है। अच्छा, ये हाँ ये एक साइड पे, ये लद्दाख साइड पे Military था। में? ये ना ये निर्मल लद्दाख साइड पे हमला में था और ये लोग सिकरदो साइड पे थे। लास्ट पे जाके उन्होंने आखिरी में जाके जब टैंक आ गए उन्होंने तो उस वक्त इन्होंने रिटायरमेंट वहाँ से करने के बाद डिफेंस लाइन लगा सिकरदो और 27,000 किलोमीटर इलाके को इन्होंने आज़ाद करा के पाकिस्तान के हवाले कर लिया। नगर और हुंजा गालिबन आखिरी 2 रियासतें थी जिन्होंने जो हाँ खैर के भुट्टो के ज़माने में ये ख़त्म हो गया। तो अगर ये 2 रियासतें अभी भी थे तो दुनिया में एक अजूबा सा इनको दुनिया में लगती थी और दुनिया की डोनेशन वगैरह यहाँ पर इन 2 स्टेट्स वजह से हम वो खुद कफील हो जाते थे। तो इन्होंने अब और ये 16 दिन प्राइम मिनिस्टर रहा है गिलगित को आज़ाद करने के बाद। ये 16 दिन तक इन्होंने हुकूमत की गिलगित पे। उसके बाद फिर इन्होंने पैसे दे के ना 18,000 रुपया मेरा नगर ने दे दिया, 12,000 रुपया हुंजा मीर ने दे के लिया कतल खान के पास जाके पाकिस्तान के साथ लग किया जी 1994। उसके बाद नवाब बावलपुर भी आ गया। उस वक़्त फिर कतल खान ने कहा कि पाकिस्तान की मैशियत अभी मुस्तहकम हो गई इन पैसों से। तो उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया है। अभी तक ये चल रहा है। ये सारे So Nagar and Hunza has a huge role. हाँ ये फर्स्ट मेजर गिलगित स्कोर्स थे जिन्होंने इनकलाब लाया था। ये मेरे वालिद साहब हैं। नगर इज सच अ ब्यूटी। डाइवर्सिटी देखें आप, इसके पहाड़ देखें, पहाड़ों पे फैली हुई बर्फ देखें, उसके बाद आसमान देखें, उसके बाद नीचे आप आए दरख्त, फूल, झरने और कल्चरली सो रिच, सो ब्यूटीफुल। आपने नगर की ओल्ड सेटलमेंट देखी, कितनी खूबसूरत वाइब्स थी उसमें। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको पैलेस दिखाया, पुराने ज़माने के किंग्स एंड क्वींस किस तरह रहा करते थे। लाइक लिटरली इफ़ आई एम गिवन अ चांस कि मुझे ज़िंदगी ना किसी दूर दराज मकाम पे गुजारनी है तो आई विल चूज़ नगर और राधा हुंजा, या दोनों में से एक। It's such a beautiful place. So let's not waste time and let's move to another destination. So नगर आके I have realized कि अगर मैंने ये वाला एडवेंचर ना किया ना, ये वाला जो मैं अभी करने जा रही हूँ, तो मेरा सफर मुकम्मल नहीं होगा. This is going to be a very, very unique adventure, and for that you have to wait a little bit. But for a while, just hang on, and look at this beautiful village, Pisan.
पिसन नाम है इस गांव का। और आप इसको देखें कि ये बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक खूबसूरत सा गांव, और इस गांव से इन पहाड़ों को कई रास्ते जाते हैं, जिसमें से एक रास्ता जाता है राका पोशी को। एंड इफ यू टॉक अबाउट राका पोशी, तो राका पोशी, वैसे तो दुनिया में 26 और बुलंद चोटियां हैं राका पोशी से, लेकिन राका पोशी की खास बात यह है कि अगर आप इसको गांव गुलमित से देखें तो ये दुनिया की बुलंद तरीन ढलवान है। एंड वन मोर थिंग अबाउट राका पोशी इज कि ये किसी भी इंसानी आबादी के करीब बसने वाली दुनिया की बुलंद तरीन बर्फानी बुलंदी है। हाँ, राका पोशी, so beautiful. So right now I'm going to take you to the closest viewpoint of Raka Poshi. You want to go there? No, I want to go there too. Come. जहां पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पर जाने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप जीप से जाएं या फिर आप वॉक करके जाएं। और ये जो पहाड़ आपको बड़े करीब करीब नजर आ रहे हैं ना, ये इतने करीब है नहीं, यहाँ पर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो भी जीप पे। सो आई चोज दिस ऑप्शन। आई एम गोना शो यू द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू ऑफ राका पोशी। कम विद मी, चलें जी। जब मैं जीप में जा रही हूँ तो मैं सोच रही थी कि सिंस वी आर हियर, और पाकिस्तान के बारे में, यहाँ का टूरिज़्म, ऑब्वियसली बहुत सारी बड़ी रिसर्च करके आए हैं, पहले भी आ ही चुके हैं एक आध बार, लेकिन जो लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं यहाँ पर इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ एडवेंचर करने के लिए, अब जैसे इस ट्रैक की बात ले लें, अब जब आप इन पहाड़ों को आप देखेंगे ना तो आपको लगता है कि जी पहाड़ तो बड़े पास है, जीप शीप लेने की तो जरूरत ही नहीं है, पैदल चलो चलो चलो। लेकिन जब आप पैदल चलना शुरू करते हैं ना तो लग पता जाता है कि भाई पूरा दिन हो गया चलते चलते, पहाड़ आ ही नहीं रहा और दूर होता जा रहा है। सो द थिंग इज कि ये जो रास्ते हैं ये खूबसूरत तो हैं मगर धोखेबाज भी बहुत हैं। खाने पीने का सामान, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, you gotta carry everything with you. Be prepared when you come here. We gotta stop here. Why? Because यहाँ से आगे जीप की भी बस हो गई है, यहाँ से आगे जीप ट्रैक नहीं है, लिहाजा हमें पैदल जाना पड़ेगा। कम आउट जेंटलमैन। उफ, तो यहाँ से आगे अब ये जो पैदल रास्ता है कितनी देर का है? पैदल रास्ता यहाँ से आगे मैम ग्राउंड तक का 1.5 से 2 घंटे का सफर है। जी, मैंने तो बैकपैक में दुनिया जहान की चीजें डाली, 15 किलो वजन है। अच्छा, हाँ जी पार्टनर, कैसा जा रहा है सफर फिर? बहुत इजी था जब तक ये बैग आपके पास अब मेरे पास आया तो फिर मेरा सफर मुश्किल हो गया। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब ये मेरे पास था तो मेरा सफर बड़ा मुश्किल था। अभी तो मुझे लग रहा है कि आई कैन फ्लाई। बैग ने जो है ना कि चलना मुश्किल कर दिया मेरा, है ना। अच्छा भाई, ये जो दरख्त है ना, ये आई थिंक जेनिपर। जी जी, जूनिपर ट्री। जूनिपर ट्री तोड़ दूं? तोड़ सकते हैं, तोड़ सकती हूँ जी। इसको आप स्मेल करें, इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। यस, ये जेनिपर, व्हाई आई स्टॉप्ड हियर, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुतात में आपको ये दरख्त नज़र आएंगे। बाकी कोई अगर कोई अलग तरह की कोई झाड़ियाँ वगैरह तो वो सूख चुकी हैं। ये जो दरख्त है ये सदाबहार है, राइट? जी, 12 महीने 12 महीने फॉरएवर, और इसमें खुशबू भी आती है। लेकिन इसकी बड़ी, ये बड़ा एक देवमालाई सा है, राइट? इसकी बड़ी वैल्यू है यहाँ के कल्चर में, यहाँ की ट्रेडिशन में। मेरा ख्याल है शादी ब्याह हो
तो इसकी धुनी दी जाती है ना घर में? जी, इसको जला के इसका स्मोक होता है, जिससे कहते हैं कि ध्वनि देना, धुआं देना। हाँ, तो उससे मेरा ख्याल है नेगेटिव एनर्जीज जी खत्म हो जाती ख़त्म हैं। हो जाती हैं। और दूसरा जो है ना कि इसको कहते हैं कि इसको बर्न करके जो है ना कि शामन से इसको स्मोक करते हैं, अच्छा और इससे जो है ना कि फिर वो उनका कांटेक्ट हो जाता है परियों से। अच्छा। और ये भी सुना है कि इन दरख्तों पे परियां आती हैं। जी, तो मुझे ये बताएं कि आपने देखी है कभी परियां? नहीं मैंने तो नहीं देखी, सुना है लेकिन देखी नहीं। ओ, परियों कहाँ हो? एको आ रही है ना? वेल, यहाँ पे हल्का सा भी बोलो तो भी एको आ रही है। And what is the best that one should do जब एको हो रही हो आवाज? जोर से चिल्लाना चाहिए, हम्म, या फिर कोई अच्छा गाना गाना चाहिए। गाओ फिर। गाना तो मुझे नहीं आता, आपको ही गाना पड़ेगा। गाना मैंने गा दिया ना, तो ये सारे ध्यान से जो बैठ के मेरा शो देख रहे हैं ना, सारे भाग जाएंगे। गाना ऐसा आप भी? गाओ। मैं गाऊं? हाँ। चलो मैं थोड़ा सा जो है ना कि यहाँ का लोकल जो है तराना आप समझ लें, ऐसा ना हो कि गिलगित-बल्तिस्तान आप गाना गाए और मैं भाग जाऊं। का। ये भी हो सकता है। आओ आओ, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हो? बहुत ज्यादा वजन है। बहुत भारी है आपका बैग। ओह, आई गेस देयर इज सम इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी चाहिए। दिस इज से वेलकम टू नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम। बाय द वे, हम जहाँ पर जा रहे हैं दैट इज क्रिकेट स्टेडियम बट नेचुरल। ये मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का वाहिद, द ओनली वन, और ये क्रेडिट भी इस एरिया को जाता है कि ये वाहिद क्रिकेट स्टेडियम है जो नेचुरली फॉर्म हुआ है, मतलब मैन मेड नहीं है। एंड ग्राउंड एलिवेशन मतलब दिस कुड बी अ लाइक ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त वीना मलिक 8,800 फीट की बुलंदी पर हैं। दिस इज रियली हाई। My goodness! Look at this view. कितना खूबसूरत व्यू है। I'm tired, but जितना भी हमने फासला तय किया ना, literally worth it. जगह तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर एवलांच का खतरा एनी गिवन टाइम होता है। Am I right? जी ऐसा ही है, और ये तो है बाहर का मौसम, तो इस टाइम पे तो ना एवलांचेस ज़्यादा होती हैं। इस टाइम पे एवलांचेस ज्यादा होती हैं। जी इस टाइम पे ज़्यादा होती हैं लेकिन एवलांचेस। कोई प्रायर लाइक कोई इंडिकेशन, कोई पेशगोई कैसे पता चलेगा कि एवलांच होने वाला है? नहीं, इसका कुछ पता नहीं चलता है, बस ये है कि एवलांच के आने से पहले आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे एक ब्लास्ट की, कैसी? बूम, जैसे एक ब्लास्ट होता है ना, अच्छा। तो उस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जिसके बाद जो है तो ना कि उसके बाद तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है। Alright, so if suppose you hear like suppose अगर ऐसी हवा तो चलना शुरू भी हो गई है। नहीं ये हवा नहीं है, अच्छा, जब ये- एवलांच होगा तो बहुत तेज़ हवा होगी। नहीं, तेज़ भी हवा हो शुरू रही है। होगी तो फिर आपने जो है ना कि किसी पत्थर के पीछे या फिर कहीं पहाड़ के पीछे, कहीं दरख्त के पीछे जो है ना, आपको खुद को कवर करना है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ हो जाती है कि इंसान को आराम से उड़ा सकती है। Oh my God! And ये मौसम किसी भी वक्त खराब हो सकता है। जी जी, किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है जीपी की, वो यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी कराती है। अच्छा, यहाँ पर जो क्रिकेट टीम्स खेलने आती हैं, वो सिर्फ नेशनल लेवल पे आती हैं, इंटरनेशनल टीम्स भी आती हैं? यहाँ पे मैच जो होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे होते हैं, ओह, और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स में से जो है ना कि आसिफ अली यहाँ आ चुके हैं और यहाँ खेल के गए हैं अच्छा। पिछले साल। तो इसका मतलब है कि जिस लेवल और- पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी हो सकता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स भी आके खेलें। लुक हाउ ह्यूज, हाउ वास्ट दिस इज। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर जब चौका छक्का लगता होगा तो गेंद तो गुम ही जाती होगी, बॉल भी गुम जाती है, है ना? ऐसा ही है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर आएँ, हाँ। यहाँ खेलें हाँ। और इस एरिया को जो है ना कि डबल बूस्ट करें। So beautiful.
This is natural cricket stadium. But I'm not gonna stop here क्योंकि मेरी मंजिल है इससे भी आगे and that is पिसन ग्लेशियर। पिसन ग्लेशियर। अच्छा ये बताएं कि ये जो पिसन ग्लेशियर है उसका रास्ता इतना खतरनाक और दूर तो नहीं है ना? इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कभी कोई अच्छी खबर है आपके पास मेरे लिए? इससे खतरनाक तो है, लेकिन इससे जो है ना कि टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। कितना कम? यहाँ 2 घंटे लगे हैं तो वहाँ 1 घंटा मैक्सिमम। चलिए। Probably you would not believe that. पिसन ग्लेशियर की एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ से गोल्ड निकलता है ना गोल्ड? जी, गोल्ड निकाल आपको मिला है कभी? मिला है। गोल्ड निकाला है आपने वहाँ से? जी जी, चलो ढूंढते हैं, आ जाओ। चले आज आपके लिए भी गोल्ड निकालते हैं। चलो। फुह, भाई ये हर खूबसूरत जगह पर पहुंचने के रास्ते जो हैं वो खतरनाक क्यों होते हैं? कहते हैं ना कि जितना मुश्किल रास्ता होता है हाँ। उतनी खूबसूरत मंजिल होती है। ओए होए, अच्छी बातें भी करते हैं। आपको देख के मुझे भी एक अच्छी बात याद आ रही है। मुझे ना वो कहते हैं ना कि जिंदगी के सफर में हम सफर की जो जरूरत आती है ना, उसका मुझे आज लिटरल मीनिंग में ना समझ आया कि क्यों होती है। क्यों होती है? बैग उठाने के लिए ऐसा ही है, संभाल। इसलिए हम सफर की जरूरत होती है कि जरूरत पड़ने पे अपना बोझ उतार कर उस पर डाल लो। First we had to climb up, now we have to climb down on. This is very very slippery. ये तो रास्ते टूट भी रहे हैं, खतरनाक भी है। But there I see the full view. ये देखें ना, this is just you little bit touch and बहुत full view है यहाँ से पिसन ग्लेशियर का। वैसे by the way, I actually have to reach to this point. This was my target to reach. भाई बर्फ की कुल्फी बन गई हूँ मैं तो यहाँ पे। Hard to zip up. ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बर्फ में से बाकायदा नहा के आ रही है। Look at this full view. बहुत ठंडी हवा है। अच्छा, ग्लेशियर्स के जो फैक्ट्स हैं उसमें सिर्फ वाइट ग्लेशियर्स नहीं होते हैं, बाय द वे ब्लैक ग्लेशियर्स भी होते हैं। पिसन ग्लेशियर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से देखें, सच एन अमेजिंग व्यू। और ग्लेशियर्स के फैक्ट्स में आपको एक और फैक्ट भी बताऊं, जिस तरह दुनिया में हर चीज़ के जोड़े हैं ना, इसी तरह ग्लेशियर्स के भी जोड़े होते हैं। ग्लेशियर्स जोड़ों में होते हैं, मेल ग्लेशियर्स, फीमेल ग्लेशियर्स। और अगर सिर्फ मेल ग्लेशियर हो कहाँ पे और उसके साथ फीमेल ग्लेशियर ना हो तो वो ग्रो नहीं करता और वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। लिहाजा कभी कभी मेल ग्लेशियर्स के साथ उसको ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए उसके साथ फीमेल ग्लेशियर को भी प्लांट किया जाता है, यानी एक जगह से उठा के उसके साथ उसको प्लांट कर दिया जाता है। एंड दिस इज हाउ ग्लेशियर्स ग्रो। मैंने सोचा कि यहाँ पर जब मैं पहुँचूंगी तो वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो भी सोना तलाश कर रहे होंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ से सोना जो है ना कि पानी के साथ बह के नीचे जाता है। अच्छा, यहाँ से ग्लेशियर के पानी के जरिए से जी नीचे जाता है। नीचे जहाँ पे लोकल लोग हैं वो उसको जो है ना कि पानी से, रेत में से इसको छान के निकालते हैं, ऑलराइट, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे जरूर में निकाल के इसको जमा करते हैं। ओके। और इसको मेल्ट करके जो है ना कि फिर उससे जो चीज़ें बनाई जाती अच्छा, ये जो लोग कलेक्ट करते हैं गोल्ड, वो उनकी पर्सनल एसेट बन जाती है या फिर स्टेट को देना पड़ता है? नहीं, वो उनकी पर्सनल है। अच्छा जी। मेरा ख्याल है कि एक एपिसोड यहाँ सोना बनाने पे भी करनी चाहिए इंशाल्लाह। एक बात मैं आपको और बताना चलूँ कि ये जो ब्लैक ग्लेशियर है इसका लाइफ स्पैन सफ़ेद ग्लेशियर से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ढका हुआ है मिट्टी से, रेत से, पत्थरों से, तो इसकी ज़िंदगी सफ़ेद ग्लेशियर से ज़्यादा होती है। सच फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट ग्लेशियर्स। So I think this is the end for me now here, और I would like to thank you so much. आपने मेरा बड़ा बोझ कंधा तो आपका रह गया होगा, घर जाके मसाज कर लेना, मसाज करवाना पड़ेगा मुझे। Thank you very much. लेकिन आगे मुझे अपना बोझ खुद उठाना है। I'll head towards my next destination. Thank you very much. And you guys,
We're with me. Come. ओए होए My goodness He seems to be an expert Oh, such a treat to watch this dance. It was like, have you noticed? ऐसा लग रहा था जैसे these guys are through the dance communicating with each other. God knows एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे. But it was such a wonderful experience to enjoy this beautiful night, this beautiful company, beautiful atmosphere. अच्छा, इन इलाकों के जो दिन की खूबसूरती होती है, उसका तो अपना ही चार्म होता है, अपनी ही एक what I say, एक एम्बियंस होता है. मगर यहाँ की जो शामें और यहाँ की जो रातें, वो सिर्फ बताने से नहीं बल्कि यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस करने से ताल्लुक़ रखती हैं. ये हवा में खुनकी ठंडा ठंडा मौसम, फूलों से लदे हुए आसपास दरख्त और यहाँ पर ये फायरवर्क एंड पीपल हियर दे लव लाइफ. किस तरह से अपनी शामों को ये खूबसूरत बनाते हैं. और जैसे जैसे मेरा सफ़र यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, एक बात का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा है. Well, I actually have started living my life here. लेकिन ज़िंदगी तो ये लोग जीते हैं. और सबसे जो एक अहम बात मैंने यहाँ पर नोट किया कि यहाँ पर वक्त की जो रफ्तार है वो थम थम के चलती है. लाइक वी लिव इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. सुबह होती है, शाम होती है, अभी संडे आया, फिर संडे आया, फर्स्ट आई, फिर फर्स्ट आई, और साल गुजरते पता. बट यहाँ पर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब. लाइक वक्त जो है वो अपनी खूबसूरती के साथ गुजरता है एंड यू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. लाइक वक्त ऐसे लगता है जैसे थम सा गया. सो एक्चुअली यू लिव अ लाइफ हियर. So, despite all the beauty and everything, I today got the privilege to invite some dignitaries here, जिनके साथ यहाँ के कल्चर, यहाँ की खूबसूरती और इस इलाके की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे. So I have with me राना आफ्ताब साहब, जो कि हम कह सकते हैं कि टूरिज़म एक्सपर्ट हैं. So उनसे हम इस खूबसूरत इलाके के टूरिज़म के ऊपर बात करेंगे. एंड इसरार साहब, जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री, बहुत सारी बातें की हैं, अभी बहुत सारी बातें और करेंगे. एंड देन आई हैव विद मी डॉक्टर सईद अब्बास साहब, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, और उनसे हम बात करेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में. सो राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ओवर द ईयर्स इन खूबसूरत इलाकों में टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है. सो हाउ डू यू मेक अ कंपैरिजन फ्यू ईयर्स बिफोर नाउ, और आगे आने वाले दिनों में क्या बेहतरी होने जा रही है यहाँ पे? बिना ऐसा है कि ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये अपने लैंडस्केप की खूबसूरती की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है. डेफिनेटली. खासतौर पे जो कराकोरम की बुलंदतरीन चोटियाँ हैं, और ये जिस जगह पे हम बैठे हैं मिनापिन, ये गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे खूबसूरत पहाड़ है, राकापोशी उसके दामन में है. बिल्कुल. सुबह जब आप उठेंगे, इस तरफ देखेंगे, तो आपको राकापोशी की जो चोटी है वो अपने पूरे हुस्न के साथ सलाम करेंगे वहाँ पे नजर आता. आफ्ताब साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ओवर द इयर्स इस इलाके की खूबसूरती की वजह से ऑब्वियसली नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? विना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो टूरिज्म के बेनिफिट्स लोगों को पहुंचते हैं, जाहिर सी बात, उनकी आमदन बेहतर होती है, रोजगार मिलता है. लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं. ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, एक जगह के ऊपर ज़्यादा टूरिस्ट के आने से जो उनकी अपनी सब्सटेंशियल ज़रूरियात हैं, उससे बढ़ के उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करना है. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि बाज़ार से जाके ख़रीद के ले आएँ. मुर्गी भी नीचे से आएगी, सब्ज़ी भी नीचे से आएगी. तो इम्पैक्ट को देखना पड़ता है कि आप तादाद तो बढ़ाएं, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ के लोकल लोगों की ज़िंदगी पे भी हो. तो उसको बैलेंस करने की बड़ी ज़रूरत होती है. अब ख़ासतौर पर यह मिनापिन जैसा जो इलाका है, ये भी उतना एक्सपोज नहीं हुआ जितना कि दीगर इलाके हुंजा के हो चुके हैं. तो अभी भी एक कंट्रोल्ड नंबर ऑफ टूरिज्म यहाँ पे आ रहा है. तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी भी टूरिज्म का है. और अभी जैसे यहाँ की कम्युनिटी अपने आप को तैयार कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो इस बेनिफिट को ज़्यादा इन्हांस कर सकती है कि ज़्यादा बेहतर फ़ायदे जो हैं वो टूरिज़्म के हासिल करे
इनका रोज़गार भी अच्छा हो, इनकी इकोनॉमिक लाइफ भी अच्छी हो। और अभी जैसे आज हमने यहाँ पे ख़वातीन के साथ बात की तो उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स अगर तो सुवीनियर के तौर पे ख़रीद के लेके जाएं तो उनको भी एक सेल्फ प्राइड मिलेगा कि भी हमारी चीज़ें लोग ख़रीदते हैं। तो ये एक दोनों विन विन सिचुएशन का होना बड़ा ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म तो भी बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन हमारा आपने देखा डोमेस्टिक टूरिज्म कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया है कि जो ही समझ शुरू होते हैं पाकिस्तान में लोग तैयारी कर लेते हैं कि हमें हुंजा गिलगित जाना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ के जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि बर्फ़ का तौदा गिर गया, रोड ब्लॉक हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, फ्लाइट्स जो हैं, मतलब आई एम द विटनेस, यहाँ पर पहुँचने में मतलब पूरा हफ्ता लग गया। एक्सेस का इशू शुरू से इस इलाके में रहा है। ये बड़ा फ्रेजाइल माउंटेन लैंडस्केप है और जब से ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज बढ़े हैं, एकदम बारिशें, एकदम तूफानी मौसम क्रिएट हो जाता है तो लैंडस्लाइडिंग बढ़ती है। अभी ये जो नया प्रोजेक्ट सी पैक का है, काफ़ी पोर्शन रोड का बेहतर हो चुका है। अभी जो जहाँ पर डैम बन रहा है, अगर आप कभी ट्रैवल किया आपने लास्ट एपिसोड में भी अपने दयामीर के इलाके में, वहाँ पे भी पूरा एक नया रोड बन रहा है क्रॉस द रिवर। अब जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये इशू हल हो जाएगा, लेकिन फौरी तौर के ऊपर लोगों को यहाँ पहुँचने में बड़ी दुश्वारी होती है। लैंडस्लाइडिंग एक बड़ी वजह है, फ्लाइट कम है, PIA के पास उतने जहाज़ नहीं कि डिमांड को पूरा कर सके। अभी भी 2 दिन की फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल कर दी है। जी देखें, पहले रोज़ाना 2 फ्लाइट आती थी, मुश्किल से कभी 1 आती है, कभी 2 आती है। अभी 2 में से 1 कैंसिल होती है। एक्सेस को अगर अच्छा कर दें तो देयर और टूरिस्ट की तादाद बढ़ सकती है। होटल इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, लेकिन उनमें क्वालिटी सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हाइजीन के स्टैंडर्ड, फूड की सर्विस के स्टैंडर्ड, अच्छा सिंस आप ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैंने ये नोटिस किया है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ में जिस तरह से सर का यहाँ पर होटल है तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का खाना इट्स जस्ट सो डिलिशियस, सो गुड। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं आप लोग, यू आर डूइंग अ लॉट। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे समझ आती है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट के मसाइल, चीज़ें, बिल्कुल। तो इवन आप देखें जितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आएगा उनको फीड करने के लिए उतना फूड स्टफ भी नीचे से लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी इतनी बड़ी है नहीं। यहाँ पे गंदम भी बाहर से लानी पड़ती है, दूध भी लाना पड़ता है, मुर्गी, अंडे, हर चीज़ नीचे से लानी पड़ती है। तो होता क्या है कि आपको नज़र तो आ रहा होता है कि आमदन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बड़ी आमदन लीकेज की सूरत में नीचे वापस भी चली जाती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले सालों में हम यहाँ की अपनी फूड की ग्रोथ की उसको बढ़ाएं। लोग टनल फार्मिंग को अडॉप्ट करें कि कम जगह के ऊपर ज़्यादा सब्जियां, ज़्यादा एनिमल फार्मिंग को अडॉप्ट करें। यहाँ पे अपने चिकन के फार्म्स हों। सिंस आई फील के स्टेट को there's a lot that it needs to be done, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि लोग पर्सनल लेवल पे, जैसे बहुत सारी सड़कें तो लैंडस्लाइडिंग होती है, यहाँ के लोकल्स ही जाके साफ कर देते हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे पुल उन्होंने बनाए में। कम्युनिटी सर्विस यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा। मैं आपको बताऊं, वो इंतजार नहीं करते किसी का कि कोई आएगा तो हमारा ठीक करेगा, वो खुद अपने बेलचे कुल्हाड़ियाँ लेके पहुँच जाते हैं और उस जगह को ठीक करते हैं। अच्छा, यहाँ के कल्चर के ऊपर हम बात करते रहेंगे, लेकिन इसरार साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ड्यूरिंग द डे मौका ही नहीं मिला, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपका जो होटल का नाम है दैट्स क्वाइट यूनिक, तो मैंने सोचा जब आपसे अभी दोबारा मुलाकात होगी तो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि ओशो थांग, व्हाट डज इट मीन? जी, ये जिस तरह आपने हमारा कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पूछा, तो ये ओशो थांग जो है ये हमारा अपना कल्चर का लफ्ज़ है। हमारा जो यहाँ नगर में ज़्यादातर लोग जो है कबाइल है वो ब्रुशो कबाइल है, और हमारे जो मादरी ज़बान है वो ब्रुशस की है। तो हमारी ज़बान में ओशो थांग का मानी है शाही मेहमान खाना। शाही मेहमान जी, तो ये शाही मेहमान खाना है। तो नगर जो है हिस्ट्री के हवाले से, तारीख़ के हवाले से हमारी दास्तानें बड़ी रकम है, दिलेरी की, बहादुरी की। तो यहाँ के लोग बड़े खुददार थे। आप खेल के मैदान में जाएं तो पूलू पूरा गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है। तो वो नगर वन ऑफ द बेस्ट मतलब पूलू प्लेयर्स जो नगर के थे, जिन्होंने दिल्ली दरबार से भी कप लिया था। तो पूलू की तारीख़ में लोग नगर को याद करते हैं। तो रही बात वक्त के साथ साथ सन 72 से पहले ये रियासत नगर थी। यहाँ के राजे होते थे जिनको हम थम बोलते थे, मीर ऑफ नगर, वो रूल करते थे। वो इंडिपेंडेंट मतलब राजे थे, उनका अपना एक सिस्टम था, यानी अपना तमाम जो था उसी पे वो चला रहे थे।
तो यहाँ लोग गुर्बत ज़रूर थी क्योंकि ये आइसोलेटेड जगह था, लेकिन खुददार थे और बड़े मेहमान नवाज थे। तो आज भी लेगेसी चल रही है। जी वही चल रही है कि हमारी जो पहचान है दुनिया में, एक तो हमारे मेहमान नवाजी है, दूसरा यहाँ का पुरअमन जो माहौल है, ये जो चेहरा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अच्छा मतलब चेहरा आप कहें, ये पुरअमन जो इसमें हमारा कोई शक माहौल नहीं, है, हमारा जो प्रॉब्लम। हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो बड़ी है यहाँ का। मतलब हमारे यहाँ पर कई दफ़ा जंगें हुई हैं, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमला किया सन 1891 में। ये हमारी हिस्ट्री में मतलब इसकी अगर बात ना करूँ तो मुनासिब नहीं होगा। तो वो जंग ज़ाहिरन बज़ाहिर अंग्रेज़ जीत गए, उनके पास जदीद हथियार था, लेकिन हमारा राजा और उनके दिलेर साथियों ने उनके साथ डट के मुकाबला किया। ये 20 दिन का जंग अंग्रेज़ अपने तारीख़ में बड़े ही मतलब आप कहें कि फ़ख्र के साथ बयान करते हैं। और इस जंग में अंग्रेज़ों को 3 विक्टोरिया क्रॉस मिला है। आप हैरान हो जाएंगे कि विक्टोरिया क्रॉस आपको मालूम है ब्रिटिश का सबसे बड़ा एजाज़ है। तो ये छोटी सी इलाके में जंग करने का, फतह करने को उनको इतना बड़ा एजाज़ मिला। तो देखिए अपने कल्चर के साथ रूटेड रहने का ही तो ये बात है ना कि इन खूबसूरत वादियों में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ऑल टुगेदर किसी और ही यूनिवर्स में आ गए। यहाँ के लोगों का अपने कल्चर के साथ अटैच रहना, फिर हिस्ट्री यहाँ की, फिर यहाँ की खूबसूरती। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक टर्म है ट्रॉफ़ी हंटिंग। ट्रॉफ़ी हंटिंग मेरा ख्याल है ईजाद ही यहीं से हुई है। तो सिंस वाइल्ड लाइफ की जो बेहतरी है उसकी ज़िम्मेदारी आप पे है, तो आप हमें बताइए ना यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, ख़ास तौर पे जो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि नायाब हैं, कैसे कैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। जी बिल्कुल वीना, यहाँ पे आपने ट्रॉफ़ी हंटिंग की बात की। ट्रॉफ़ी हंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इन अर्ली 90s। ये यहाँ का जो फॉरेस्ट पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने दुनिया के 2 जो सबसे बड़े आलमी ये इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन दोनों इदारों के ताउन से ये प्रोग्राम एज ए कंजर्वेशन टूल के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। और जो सबसे पहला हंट है वो वादी नगर के ही एक गांव में से स्टार्ट हुआ था, जो कि बिल्कुल बर वैली है। और हमारे यहाँ के इसरार साहब के वालिद मोहतरम, उन्होंने जो है मावनत फ्राहम की थी इन इदारों को बर वैली में ये प्रोग्राम स्टार्ट कराने से। So basically the idea was to get revenue, right? Not only to get revenue, but to also conserve the wildlife species. जैसे मैंने कहा कि इसका जो forefront मकसद था कि स्पीशीज़ को कंजर्व करना है। और आज ये जो ट्रॉफ़ी हंटिंग का प्रोग्राम है, आप देखें तो दुनिया में इसको एज अ सक्सेस मॉडल के तौर पे जाना जाता है। क्यों? इसलिए कि इसका जो 80% ऑफ द रेवेन्यू दैट गोज डायरेक्टली टू द कम्युनिटीज़, कि जिस कम्युनिटी में ये हंट होता है तो उस कम्युनिटी को 80% उसका शेयर चला जाता है। और मैं अगर सिर्फ इस साल के फिगर्स आपके साथ शेयर कर लूँ तो इस साल करीबन ट्रॉफ़ी हंटिंग से 1 मिलियन यूरो जो है गिलगित बल्तिस्तान ने अर्न किए हैं। और आप समझ सकती हैं कि जिस तरह का इन्फ्लेशन है, मतलब यहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, तो दिस प्रोग्राम इज़ वन जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह आपने फिर यहाँ के नायाब स्पीशीज़ के हवाले से पूछा, तो अल्लाह ताला ने जो है हमें बहुत ही एक यूनिक खित्ता यहाँ पे अता किया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान की शक्ल में। वी हैव ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स द स्नो लेपर्ड, जिसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, गार्डियंस ऑफ द एशियाज़ हाई टावर इसको कहा जाता है, क्योंकि वी हैव द लार्जेस्ट आइस मास जो कि आउटसाइड द पोलर रीजन। आप देखें तो मतलब इस वजह से इस खित्ते को 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो इसी निस्बत से इसको गार्डियन ऑफ हाई टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये दुनिया के 12 ममालिक में ये स्पीशी पाया जाता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और इसका जो 80% जो हैबिटेट है दैट एग्जिस्ट हियर इन गिलगित बल्तिस्तान, स्नो लेपर्ड का। So by this time, I guess we are running out of time. आप लोगों को मुझे खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा, but I'll continue आग तापना because it's really cold around me, but warm here. Thank you so much everyone. Goodbye.
लकड़ी के तख्ते हैं स्ट्रिंग्स के साथ अटैच्ड और इतनी तेज हवाएं और नीचे पानी। सो मेरे लिए दुआ कीजिए। क्या नाम है आपका? अफसर जान। इन सब पे आप अफसर लगे? हाँ इन सब पे मेरा राज चलता है इधर। आपका राज चलता है। आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल आई कैन डू इज मैं आपके लिए दुआ करूंगी। मेहनती तो आप हैं ही, अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो यहाँ पर आपका बड़ा सारा होटल हो।